Hello everyone, I hope everyone is doing good. So we are here with your chapter 2 of your chemistry, that is atom structure. Fine. ये हमारा है chapter 2. So we are going to start with it today, right? अब जब एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अब वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वी शुड नो अबाउट इट. ठीक है, तभी आपको आगे चीज़ें क्लियर होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा दिखता है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और उनकी डिटेल्स के बारे में हम पढ़ पाएंगे. ओके, दिस इज़ द रीज़न. जब हम बात करते हैं एटम स्ट्रक्चर की, ठीक है, जो एटम स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक एलिमेंट का, वो क्या रेफर करता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और क्या होती है, इसमें अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की. किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है अराउंड इट. मतलब बीच में न्यूक्लियस है, हम एक चीज़ ये ले लेते हैं, और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स है. कुछ ऐसे पिक्चर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ओनली राइट नाउ. ठीक है, और हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बोला कि वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास वो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन से. जो प्राइमरी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है हमारा, क्या होता है, जो प्राइमरी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है मैटर का, वो किसका बना होता है? वो बना होता है प्रोटॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का. तो अगर तुमसे कोई पूछे कि एटम स्ट्रक्चर बना किन चीज़ों से है, वो बना है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से. ठीक है, जो तुम्हारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जो तुम्हारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं न्यूक्लियस. अभी मैंने क्या बोला कि एटम स्ट्रक्चर के पास क्या होता है, न्यूक्लियस, और उसको सराउंड कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स करते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, जो सराउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से. ठीक है, समझ गए? फिर अगर तुमने पढ़ा होगा, एक ब्रीफ दे दूं तो, जो एटॉमिक नंबर अगर तुम्हें पूछा जाए तो कैसे तुम निकालोगे एटॉमिक नंबर? एक एटॉमिक नंबर जो एक एलिमेंट का होता है, वो डिपेंड करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में. ठीक है, उसके न्यूक्लियस में कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, सो दैट इज द एटॉमिक नंबर. समझ गए? इतना क्लियर होगा, आई होप सो. ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें ड्राई हैं, आई गेट इट, सब चीज़ें न्यू हैं, तो कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट जहाँ से हम क्लियर आउट कर सकते हैं, हम उतनी बात करेंगे. ओके, अब ये है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर. क्या है ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो. ठीक है, सेंटर में देखोगे तो ये पूरा क्या है, जो ये रेड और ब्लू कलर का पार्ट है, लेट मी यूज़ अनदर जिससे आपको क्लियर हो. ये रेड और ब्लू कलर का पार्ट है, व्हाट इट इज़? न्यूक्लियस. ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? रेड कलर के प्रोटॉन्स और ब्लू कलर से इन्होंने आइडेंटिफाई किया न्यूट्रॉन्स. मैंने यही बात की थी कि स्ट्रक्चर ऑफ जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उसको क्या सराउंड कर रहा था? हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स, राइट. और ये ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स हैं, जिसपे जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख सकते हैं. इतना समझ आ गया? अब देखो, जब इतना स्ट्रक्चर, आई थिंक इट इज़ क्लियर, फाइन. अब जब हम बात करते हैं अबाउट द जैसे न्यूट्रल एटम्स के बारे में, ठीक है, अगर हम एक एटम है जो न्यूट्रल है, उसके पास क्या होगा? मतलब उसके इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे. पर ये होता है कि कोई कोई एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ठीक है, या वो गेन करता है, कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके. ठीक है, हर एक एलिमेंट का जो एटम होगा, ठीक है, उसमें तो हर एक एटम के पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर के होते हैं. पर कभी कभी कहते कुछ एटम्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या गेन करते हैं, कि उसको और स्टेबिलिटी मिल सके. क्या मिल सके? स्टेबिलिटी मिल सके. फाइन. और जो जब लूज होगा या गेन होगा, ठीक है, जो चार्ज उसको मिलेगा, उसको क्या बोला जाता है? आयन. क्या बोला जाता है? आयन. ओके,
अब हर एक एटम जो होते हैं सारे एलिमेंट्स के, कोई भी एटम हो डिफरेंट एलिमेंट्स का, ठीक है, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अलग होता है। क्या होता है? उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, या प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए हर एक एलिमेंट की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हर एक एलिमेंट का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। फाइन। उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मॉडल्स। फाइन। अब एटॉमिक मॉडल्स के अंडर इफ़ आई टेल यू, हम पहला पढ़ेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके क्या थे, उसने क्या पोस्टुलेट किया, उसकी थ्योरी क्या थे और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, वो पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है ना। फिर उसने क्या डिस्कवर किया, फिर उसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की, उसमें क्या था, जो अभी पहला क्वेश्चन भी तुम्हारा उसी के रिलेटेड है, एंड विल मूव ऑन लाइक दैट, ठीक है। फिर आपकी रुदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है विद क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है। हाँ जी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आपका पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सी आई विल ट्राई कि मैं ये 30 मिनट्स में जितने क्वेश्चन कवर हो सके हम उतना ही करें, क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका मतलब आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक न्यू चीज़ है। आई डोंट वांट कि मैं रश करने के चक्कर में यू डोंट गेट द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ क्लियर हो जाए। नो डाउट आपने ऑब्वियसली पढ़ा ही है तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। इफ़ यू आर लाइक दैट कि हम बिना देखे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। आपको एक बेसिक मैंने एटम स्ट्रक्चर बता दिया, उसके अब मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर क्या होता है मैटर का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोप्स पढ़ेंगे, सब तरह की थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। आपने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। ए, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कैथोड रेज। क्या इनकरेक्ट है? द मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स दीज रेज, इट नीड्स हाई वोल्टेज, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन कैथोड रेज। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ओके ओके, तो पहले स्टार्ट करने से पहले लेट्स सी दिस कैथोड, जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुई थी वो क्या बोलता है। वहीं से आपको उसकी ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा कि क्या बोला गया है, राइट। पहले वो पढ़ लें, दैट विल बी मोर ईजी फॉर यू, फिर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुई थी। अब ये किसके अंडर आता है? ये आता है तुम्हारे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंडर। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलता क्या था, पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम क्या था? सर जोसेफ जॉन। क्या था? सर जोसेफ जॉन था। इसने एक थॉमसन था, उसने एक अपने आगे एक मॉडल रखा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहा था। 1900 की बात है, ठीक है। उसको नोबेल प्राइज़ मिला था लेटर कि उसने डिस्कवरी की थी, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। अब उसका काम सारा डिपेंड करता है कि जो इसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की उस पे, ठीक है। अब उसका ये तुम्हारे सामने जो यू कैन सी इट, ठीक है, ये पिक्चर है। ये एक उसके पास एक ट्यूब है, ठीक है, जो किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है। फाइन, एक चीज़ जिसकी दो ओपनिंग्स हैं, अगर तुम देख सकते हो दोनों तरफ। एक है फॉर द वैक्यूम पंप के लिए और एक साइड है जहाँ से जो गैस है वो पंप्ड इन होगी, ठीक है। और दूसरा किसके लिए? वैक्यूम पंप के लिए, ठीक है। अब वैक्यूम जो पंप होता है उसका क्या होता है कि उसको मेंटेन करना होता है, पार्शियल वैक्यूम अंदर मेंटेन करके रखना है इनसाइड द ग्लास चैम्बर।
एक इसके साथ हाई वोल्टेज जो होती है पावर सप्लाई कनेक्टेड है यूजिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बीम्स देख रहे हो, मतलब इसके साथ क्या किया हुआ है, ये जो एनोड ये आपको दिख रहा है ना, ये जो एनोड लगा हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हाई वोल्टेज क्या है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है। ठीक है, ये एनोड्स लगे हुए हैं। फाइन, ये क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, और ये ग्लास ट्यूब के अंदर फिटेड है, दिख रहा है ना, एनोड तुम्हारा ऑलरेडी फिटेड है। अब हम बात करें, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, ये एनोड लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये ग्लास ट्यूब के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे एनोड लगाया हुआ है। ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं, बाहर लगी हैं, फोकसिंग कॉइल्स हैं, एक डिफ्लेक्ट करने को है और एक फोकस करने को है। ये जो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा कि हीटर जो काम कर रहा है उसके लिए। ठीक है, अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, अब हमने ऑब्जर्वेशन देखी, जब एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई हम करते हैं, हमने पावर सप्लाई कर दी इसको हाई वोल्टेज, ये क्या होता है, स्विच ऑन हो जाता है। फाइन, ये पिक्चर आ गई, यहाँ से तुम्हें एक पता चल गया, कंट्रोल ग्रिड लगा है, एनोड लगा है, कैथोड लगा है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, 2 ओपनिंग्स हैं, फोकसिंग कॉइल है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं। ठीक है, अब एक और पिक्चर है, लेट मी शो यू दैट, और उसके थ्रू हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, ओके, यू गॉट द डायग्राम। अगर हम बात करें आपकी ऑब्जर्वेशन की, अब हम बात करें, ये तुम्हें दिख रहा है, हमने एक हाई वोल्टेज, ये लगा लो कि हमने एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई लगा दिया। ठीक है, हमने इसको स्विच ऑन किया, कर दिया, तो रेज जो हैं वो इमर्ज करेंगी कहाँ से, यहाँ से कैथोड से, ये पॉइंट तुम्हारा क्या आ गया, कैथोड का, ये आएंगी इस तरफ से। ठीक है, और जाएंगी टूवर्ड्स द एनोड, किधर जाएंगी, एनोड की तरफ जाएंगी। ठीक है, अब ये कंफर्म हुआ था क्योंकि फ्लोरेसेंट स्पॉट्स दिखने, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे स्पॉट्स दिखने शुरू हो गए थे, जो जिंक सल्फाइड इन्होंने स्क्रीन यूज़ की थी उस पर स्पॉट्स दिखने शुरू हो गए थे। तो इन रेज को बोला गया था क्या, कैथोड रेज बोली गई थी। फाइन, अब जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे बाहर, ये देख रहे हो, ये अंदर जो था ये तो हाई वोल्टेज था, ये जो हमने बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ठीक है, जो कैथोड रेज हैं देखा गया, जो हाई वोल्टेज वाला वो तो चल रहा है, जैसे ही हमने ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हमें देखा कि कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होने लगी, और वो किस तरफ जाने लगी, टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव साइड था ये उस तरफ जाने लगी। पर जैसे अगर हम इसको हटा दें, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें, तो वो क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था। क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था। पर जैसे ही हमने ये बार इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने लगा। ठीक है, समझ गए। फिर उन्होंने कहा कि जब रोटर ब्लेड्स हैं, अगर ये ब्लेड्स हैं और हमने इनको बेसिकली इनके पाथ में रखा, ठीक है, कैथोड रेस के, तो उनको क्या दिखा हमें कि वो रोटेट करना शुरू कर गए हैं। क्या, वो रोटेट कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं वो किससे बने हैं, कुछ पार्टिकल्स से बने हैं जिनका कुछ सर्टेन मास है। ये उसकी थ्योरी थी, और उसकी कुछ एनर्जी भी है। समझ गए। इस सब से उसने ये चीज़ बोली, जो थॉमसन था उसने ये कंक्लूड किया, जो कैथोड रेज होती है, ठीक है, ये किससे बनी होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन है। मतलब उसका कहना था जो कैथोड रेज है वो किससे बनी है, इलेक्ट्रॉन से बनी है। और जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगा देते हैं, ठीक है, इस कैथोड रे पे लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसने देखा कि जो चार्ज पे मास का रेशियो है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 17588 इंटू 10 रेज टू पावर 10/11। ओके, तो उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दिया, सीधा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 16 कूलम। ठीक है,
समझ आ गया? और उसका कंक्लूजन इसको पूरे को लेके क्या था? और उसका कहना था कि थॉमसन ने ये बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, जिसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के एम्बेडेड है, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारी प्लम की एक डिश होती है जिसमें जो हमारी बेसिकली पुडिंग है वो डिस्क्राइब करती है कि पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं, और जो प्लम पीसेस हैं वो डिस्क्राइब करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? तो ये आपका था बेसिकली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो थॉमसन ने की थी। अब कितनी करेक्ट है, कितने उसके ड्रॉबैक्स थे, वो आपको पता होना चाहिए। तो बैक टू द क्वेश्चन, अगर हमसे पूछेगा कोई कि इसमें से स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द कैथोड रेस, ये तो प्रेजेंट था। मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट दीज रेस, ये हमने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड बाहर से हम लगा देंगे तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, ये भी है। हाई वोल्टेज जिसको चाहिए होती है कि कैथोड से एनोड की तरफ जा सके। प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन कैथोड रेज, नो, डी इज रॉन्ग। एक यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, सो डी इज द रॉन्ग वन। ओके, चले नेक्स्ट। पिक आउट द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू फ्रॉम द ऑप्शन। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अभी मैंने कहा ना जो थॉमसन ने दी थी उसके थ्रू उसने एक वैल्यू दी है, तो यू हैव टू टेल दैट। ए 1.758820 इंटू 10 रेज टू पास कूलम per kg, 1.758820 into 10 raised by 11 c kg coulomb kg, 1.78823 into 10 raised to power 11 or 1.708820 into 10 raised to power this. So you have to tell me that charge to mass ratio क्या है? So what is the correct answer? Your correct answer is A 1.75880 into 10 raised to pi 11 coulomb per kg, ठीक है, समझ गए? दिस इज द चार्ज टू द मास रेशियो जो तुम्हारा है, जो थॉमसन ने ही दिया था, वो डिफ्लेक्शन के ऊपर उसने दिया था और उसी के बेसिस पे उसने ये बेसिकली चार्ज टू मास रेशियो निकाला था। ए इज़ योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सूटेबल फॉर कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब? ए लो प्रेशर हाई वोल्टेज, लो प्रेशर लो वोल्टेज, हाई प्रेशर लो वोल्टेज और हाई प्रेशर हाई वोल्टेज। Okay, so your correct answer is A लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, ठीक है। जो सूटेबल कंडीशन है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब की वो क्या है कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर जो होता है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कहते हैं बाय इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, क्योंकि उसके साथ लगी हुई हैं, ठीक है, वो एडजस्ट हो सकती है। पर बाहर जो होता है हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड्स के, ठीक है, सो दैट कि करंट जो है स्टार्ट हो जाए फ्लो करना। तो हमें हाई वोल्टेज और लो प्रेशर चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट, हु डिड द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने की थी? ए आर ए मिलीकैन, बी जे जे थॉमसन, सी रूदरफोर्ड और डी गैलीलियो।
So what is your correct answer? So your correct answer is A. R.A. मिलीकैन. ठीक है, इसने कंडक्ट किया था एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कि वो मेजर कर सके मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. क्या मेजर कर सके? मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स को मेजर कर सके. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन के पास उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कैसे जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र होता है एक्सपेरिमेंट में. ठीक है, और उसने कंक्लूड किया कि जो चार्ज है वो एक प्रॉपर इंटीग्रल मल्टीपल्स में आता है, दैट इज़ Q इक्वल्स टू NE. ठीक है, जहाँ पे आ गया कि +-1 या +-2 एक उसकी इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं जिसमें उसको मेंशन किया जा सकता है. ओके, सो A इज़ योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Thomson discovered that every substance in this universe is made up of dash from his experiments: neutrons, protons, electrons or mass. So your correct answer is electrons, क्योंकि थॉमसन ही है जिसने ये डिस्कवर किया. उसने जब अपनी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की उसने क्या बोला? उसने यही कंक्लूड किया कि जितने भी सब्सटेंस है यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं. ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि कैसे जो कैथोड रेज होती हैं, ठीक है, वो मूव करती हैं एंड जो चार्ज टू मास रेशियो जो उसने दिया, ठीक है, ये उसने अपनी एक्सपेरिमेंट्स में एक्सप्लेन आउट किया है. फाइन. नेक्स्ट, व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक जिंक सल्फाइड व्हाट डिड इट क्रिएट? ब्राइट स्पॉट, ब्लू लाइट, यूवी रेज और वाइट लाइट. सो ये करेक्ट आंसर इज ब्राइट स्पॉट. ठीक है, जो जिंक सल्फाइड होता है वो क्या है? वो फॉस्फोसेरेंट मटेरियल होता है. ठीक है, वो कोटेड किया जाता है ऑन द एनोड. किस पे कोट करते हैं? एनोड पे. ठीक है, जैसे कैथोड जो होता है स्ट्राइक करता है एनोड पे. ठीक है, जो रेज है स्ट्राइक करती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो हिट करते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे. ठीक है, जिसकी वजह से ना वो ब्राइट स्पॉट्स क्रिएट करता है. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डैश इज द लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन दैट इज अ पॉजिटिव आयन. ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन और डी पार्टिकल्स. तो लाइटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज बी प्रोटॉन. प्रोटॉन जो तुम्हारा होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट जो पॉजिटिव आयन है जो हाइड्रोजन से ऑब्टेन हुआ था. ठीक है, जो चार्ज है प्रोटॉन का वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, और जो मास है, चार्ज है इतना और मास क्या है? दैट इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg. ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था वो कैरेक्टराइज हुआ था 1990 में. ठीक है, फाइन. चले नेक्स्ट, व्हाट्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास? न्यूट्रॉन का मास क्या है? 1838 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, 1/1838 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, 1832 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास और 1/1832 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास. Fine. So your correct answer is A, 1838 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास. ठीक है, जो हमारा मास है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो कितना होता है? दैट इज़ 0.00054. ठीक है, जो मास होता है प्रोटॉन का दैट इज़ 1.00727 म्यू. तो इलेक्ट्रॉन मास के टर्म्स में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? और मास जो होता है न्यूट्रॉन का दैट इज़ 1.00867. ओके,
तो मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 1.00867 डिवाइडेड बाय 0.00054 इट गिव्स 1838 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मास. तो हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया, दैट इज 1838 टाइम्स. सो ए इज योर करेक्ट आंसर. एब्सोल्यूट चार्ज क्या है प्रोटॉन का, 1.602176 इंटू 10⁻⁻27 माइनस 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 और 1.602176 that is into 10⁻⁻27. So your correct answer is C, that is 1.602176 into 10⁻⁻19. ये है चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है एंड रुदरफोर्ड ने ही डिस्कवर किया था प्रोटॉन. ओके, और जो प्रोटॉन का चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव. फाइन. Next, which of the following models are not same as the Thomson model of atom? A. Plum pudding model, B. watermelon model, C. raisin pudding model, D. nuclear model. So करेक्ट आंसर इज डी, न्यूक्लियर मॉडल. अगर आपने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये पढ़ा होगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या क्या है वो इम्बेडेड होते हैं टू मेक इट एज अ स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट सच दैट जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो स्फीयर पे और अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक है, मास जो होता है उन्होंने क्या कहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, तो इसका सब जगह क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन या रेजिन पुडिंग मॉडल नाम दिए हुए हैं इसको. ठीक है, सो डी इज नॉट द नेम ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. Elements do emit radiation on their own and this property is known as A. radioactivity, B. refraction, C. absorption or D. adsorption. अगर वो emit करती है radiation on their own and this property is known as, उसको बोला जाता है A. radioactivity. तो बेसिकली हेनरी ने डिस्कवर किया था कि जब एलिमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं रेडिएशंस तो उसको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, फिर लेटर जो एक क्यूरी था उसने फर्दर फाउंड किया था अल्फ़ा रेस, बीटा रेस, गामा रेस. ठीक है, चले नेक्स्ट. नाउ अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलिमेंट के जो हैं इज़ 13 and 14 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या आएगा. पहले दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मूला. अब हम आइसोटोप्स की तरफ जाने वाले हैं, यू शुड नो अबाउट इट. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं तुम्हारे 13 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं तुम्हारे 14 है, तो बताना है कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है और तुम्हारा मास नंबर क्या है. ओके, तो अगर हम पढ़ें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का फॉर्मूला क्या है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहता है कि जो एटॉमिक नंबर है, जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. मतलब एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, मास नंबर जो होता है, मास नंबर क्या होता है कि कितने प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं. फाइन. तो अगर हम बात करेंगे कि ये दिया हुआ है, सो लेट्स गो फॉर इट. ठीक है, मास नंबर क्या आ जाएगा, मास नंबर आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 13 है ना, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14, तो हो गया 27. ठीक है, ये आ गया तुम्हारा मास नंबर, मतलब ए तो निकल गया 27. ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के.
या एटॉमिक जो नंबर होगा। ओके एंड आपका जो एटॉमिक नंबर है हमें निकालना है, दैट इज मास नंबर तो आ गया। अब एटॉमिक नंबर हमने क्या कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने दिए 13 मीन्स एटॉमिक नंबर भी 13 हो गया, तो 13 एंड 27, सो बी इज योर करेक्ट आंसर। फाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा नहीं है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और हीलियम। सो योर करेक्ट आंसर इज डी, हीलियम। जो आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के वो हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, कल से ये आगे कॉन्टिन्यूएशन होगा। आप आइसोटोप्स वगैरह पढ़ के आना है, ठीक है। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये चीज़ें आप पढ़ के आना, ओके। एंड देन विल टॉक अबाउट लास्ट जो तुम्हारे ऑर्बिट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइन। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है, हीलियम नहीं है आइसोटोप हाइड्रोजन का, ठीक है। जो प्रोटियम होता है उसके पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। सॉरी, जो प्रोटियम है उसके पास एक प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रियम के पास भी एक प्रोटॉन होता है, वेराज एंड 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। सॉरी, जो आपका प्रोटियम है उसके पास क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। ड्यूट्रियम के पास क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ट्रिटियम के पास क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? और ट्रिटियम को 1/3, ठीक है। हीलियम जो होता है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके पास 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए कंसिडर नहीं होता एज एन आइसोटोप, ठीक है। आइसोटोप का मतलब क्या होता है अब ये जान लो, ठीक है। इसका होता है कि उसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए, पर उनके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डाइफर करने चाहिए। क्या करने चाहिए? जो उनके न्यूट्रॉन्स हैं वो डाइफर करने चाहिए, ओके। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, ओके। इसके पास जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो दोनों 2-2 हैं, तो सेम नहीं होने चाहिए। इसमें प्रोटॉन्स सेम होने चाहिए और न्यूट्रियम जो होने चाहिए दैट इज डिफरेंट होने चाहिए, न्यूट्रॉन्स। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। वी एंड अप विद दिस टुडे। कल आप आइसोटोप्स के बारे में पढ़ के आना, कल हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वेवलेंथ्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्दर ड्यूअल बिहेवियर पढ़ेंगे, ड्यूअल बिहेवियर क्वांटम थ्योरीज पढ़ेंगे, शेप ऑफ द ऑर्बिटल कैसा होता है वो पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट में ऑलमोस्ट आई थिंक विल ट्राई टू कवर इट और एक ख़त्म करेंगे, ठीक है। पर जितना अभी तक पढ़ाया है प्लीज़ उनके बारे में पढ़ना, इनके सबके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, विल ट्राई टू कंप्लीट इट बाय नेक्स्ट, ओके। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।